ल्यूकेमिया, इसे हम हेमाटोलॉजिकल न्यूप्लाज्म भी कहते हैं। ये एक टाइप का ब्लड कैंसर है जिसमें बोन मैरो इमेच्योर वाइट सेल्स प्रोड्यूस करने लग जाती है इंक्रीज अमाउंट में, जिसे हम ब्लास्ट भी कहते हैं। जब इमेच्योर वाइट ब्लड सेल्स कंटिन्यू ग्रो होती है तो वो कंटिन्यू डिवाइड भी होती रहती है। मतलब वो कंट्रोल में तो ग्रो होगी लेकिन वो कंटिन्यू डिवाइड होती रहेगी और वो कभी भी मेच्योर सेल में कन्वर्ट नहीं हो पाती। अगर वो मेच्योर सेल में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है तो अपने प्रॉपरली फंक्शन भी नहीं कर पाती, जिसके कारण बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम होती हैं और ल्यूकेमिया कॉज होता है। ल्यूकेमिया में WBC का काउंट इंक्रीज़ हो जाता है जो 25,000 पर क्यूबिक mm या उससे ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं या कैंसर ऑफ WBC कहते हैं। एबनॉर्मल ब्लास्ट सेल्स को हम ल्यूकेमिक सेल भी कहते हैं। ल्यूकेमिक सेल WBC का फंक्शन प्रॉपरली नहीं कर पाती है। जब बोन मैरो फिल हो जाती है ल्यूकेमिक सेल से तो बहुत ही छोटा सा रूम बच जाता है हेल्दी सेल्स के लिए और प्लेटलेट के लिए, जिसके कारण बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जब बहुत ही लिटिल रूम बचेगा हेल्दी सेल्स के लिए तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ हेल्थ इशू देगी ही देगी। ल्यूकेमिया ट्रीटेबल डिजीज़ है। मोस्ट ऑफ द ट्रीटमेंट इज़ कीमोथेरेपी, मेडिकल रेडिएशन थेरेपी और हार्मोन ट्रीटमेंट दिया जाता है। ल्यूकेमिया का क्योर रेट डिपेंड करता है कि ल्यूकेमिया का टाइप कौन सा है या पेशेंट की एज क्या है। चिल्ड्रंस में परमानेंटली क्योर करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं देन एडल्ट। अब कॉजेज़ क्या क्या हैं ल्यूकेमिया के? किसी को भी एग्जैक्ट तो नहीं पता है कि ल्यूकेमिया होता किसके कारण है, लेकिन कुछ स्टडी से कुछ रिस्क फैक्टर हमें पता है कि ल्यूकेमिया किन किन कारण होता है। या तो कोई बहुत ही हाईली एक्सपोज हो रहा है बेंजीन से वर्क प्लेस में, या कोई बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज हो रहा है फॉर्मल्डिहाइड से, या वेरी हाई रेडिएशन लेवल है वहाँ पर वर्क कर रहा है, स्मोकिंग से, टोबैको प्रोडक्ट से, या किसी को डाउन सिंड्रोम है, या कुछ भी कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर है उसके कारण ल्यूकेमिया हो सकता है। सिम्टम्स हैं ल्यूकेमिया के एनीमिया, रिपीटेड एंड पल्स इंस्टेड इन्फेक्शन, इंक्रीज ब्लीडिंग, फीवर हो सकता है, वीकनेस हो सकती है, फटीग हो सकता है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट और वेट, ईजी ब्लीडिंग हो सकती है, टीनी रेड स्पॉट और ब्लीडिंग गम्स। ल्यूकेमिया की टाइप की बात करें तो ल्यूकेमिया 2 टाइप का होता है। फर्स्ट टाइप है कि डिज़ीज़ कितनी जल्दी डेवलप हो रही है बॉडी में, तो ये 2 टाइप के होते हैं, एक्यूट ल्यूकेमिया और क्रोनिक ल्यूकेमिया। एंड सेकेंड वन इज़ ये किस ब्लड टाइप को या ब्लड सेल को अफेक्ट कर रही है, जिसमें फर्स्ट आता है लिम्फॉइड सेल्स, सेकेंड वन इज़ माइलॉइड सेल्स। एक्यूट ल्यूकेमिया हम उसको बोलते हैं जिसमें कोई भी जैसे स्टार्टिंग स्टेज ही है या शॉर्ट टाइम के लिए पेशेंट को ल्यूकेमिया हुआ है और वो जल्दी रिकवर भी हो जाता है। एक्यूट ल्यूकेमिया 2 टाइप के होते हैं, पहला एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया, सेकेंड वन इज़ एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया। एक्यूट माइलॉइड ल्यूकेमिया ये एक ब्लड कैंसर है, इसको हम AML भी बोलते हैं, इसको हम एक्यूट ग्रैनुलोसिटिक ल्यूकेमिया भी कहते हैं। अगर हमने सही टाइम पे AML का ट्रीटमेंट नहीं लिया तो इससे ये जल्दी ट्रांसमिट हो सकता है लिम्फ नोड में, लीवर में, स्प्लीन में, ब्रेन में या स्पाइनल कॉर्ड में। AML के रिस्क फैक्टर है स्मोकिंग या सर्टेन कीमोथेरेपिक ड्रग जो कि कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होती है, और एक्सपोजर ऑफ हाई डोज ऑफ रेडिएशन, सर्टेन कंजेनाइटल सिंड्रोम लाइक डाउन सिंड्रोम। एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया इसे हम ALL भी बोलते हैं। ALL एक ब्लड कैंसर है, इसे हम लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया भी कहते हैं। ये लीस्ट कॉमन है। ALL इन्वेड करता है ब्लड में और ये स्प्रेड हो सकता है उसके थ्रू अदर बॉडी ऑर्गन में भी, जैसे लीवर में, स्प्लीन में, लिम्फ नोड में। अगर हम एक्यूट ल्यूकेमिया को, ALL को ट्रीट नहीं करेंगे सही टाइम पे तो ये
क्रोनिक स्टेज ले सकता है। इसके रिस्क फैक्टर हैं, कोई एक्सपोज हो रहा है हाई लेवल बेंजीन में, या हाई लेवल रेडिएशन थेरेपी या ट्रीटमेंट ले रहा है। अगर हम जेंडर की बात करें तो ये मेल में कॉमन होता है देन फीमेल, और ये चिल्ड्रंस को भी जल्दी अफेक्ट कर सकता है, या किसी को कोई जेनेटिक सिंड्रोम है उनको भी जल्दी अफेक्ट करता है, या सिगरेट जो स्मोकिंग करता है उनको भी जल्दी अफेक्ट करता है। क्रोनिक ल्यूकेमिया, इसमें नंबर ऑफ एबनॉर्मल सेल इंक्रीज़ हो जाती है जो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती, और ये सीवियर फॉर्म में होता है। मतलब हमने एक्यूट में भी यही पढ़ा था, लेकिन इसमें क्या होता है, क्रोनिक स्टेज आने के साथ साथ सीवियर भी हो जाता है। ये 2 टाइप के होते हैं, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया जिसे हम CML भी बोलते हैं, क्रोनिक लिम्फोइड ल्यूकेमिया जिसे हम CLL कहते हैं। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया जिसे हम CML भी कहते हैं, और इसे क्रोनिक माइलोजेनस ल्यूकेमिया भी कहते हैं। ये एक टाइप का ब्लड कैंसर है जो कि सर्टेन ब्लड फॉर्मिंग सेल्स को अफेक्ट करता है बोन मैरो में। CML जेनेटिक चेंजेस भी करता है इमेच्योर माइलॉइड सेल्स में। ये जो चेंजेस हैं वो एक एबनॉर्मल जीन के कारण होते हैं जो कि BCR ABL है। ये प्रेजेंट होता है क्रोमोसोम 22 में, जो कि टर्न करता है हेल्दी सेल्स को CML सेल्स में। मतलब अगर ये जीन एबनॉर्मल जीन जो कि क्रोमोसोम में प्रेजेंट होगा, ये क्या करेगा, जो भी हेल्दी सेल्स होंगे उनको कन्वर्ट कर देगा CML सेल्स में, जिसके कारण जो हेल्दी सेल्स होती है उनकी अमाउंट कम हो जाती है और जो CML सेल्स होती हैं उनकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, और ल्यूकेमिया सीवियर फॉर्म में अफेक्ट करने लगता है। जैसे ल्यूकेमिया सेल ग्रो होती है उसके बाद वो बोन मैरो से ब्लड में जाती है। ब्लड में जाने के बाद उसकी अमाउंट वहाँ पर जाके जब इंक्रीज़ अमाउंट में बोन मैरो से जब वो स्प्रेड होती है तो ब्लड में उसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाती है। और ये जो सेल्स होते हैं ये क्या करते हैं, कुछ सर्टेन पार्ट में जाके सेटल भी हो जाते हैं, जैसे स्प्लीन में भी ये जाके सेटल हो जाते हैं। CML स्लो ग्रोइंग ल्यूकेमिया है, बट ये चेंज हो सकता है फास्ट क्रोनिक ल्यूकेमिया में, और ये अगर हम इसका ट्रीटमेंट फिर करना चाहें तो बहुत हार्ड होता है इसका ट्रीटमेंट करना, अगर ये एक बार क्रोनिक फेज़ में कन्वर्ट हो गया तो। इसके सिम्टम्स जो हैं 90% जो पेशेंट हैं उनको ज़्यादातर जो उनको डायग्नोस पता चलता है कि उनको क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया है, वो क्रोनिक स्टेज में पता चलता है। क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज में थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टीज़ होती है तो जो पेशेंट है वो इतना ध्यान नहीं देता, वो सोचता है नॉर्मली ऐसे ही इन्फेक्शन वगैरह होगा या ब्लड काउंट ऐसे ही डिक्रीज़ हो रहा होगा। उस टाइम पे वो ध्यान नहीं देता है कि उसका WBC क्यों बढ़ रहा है। इसमें हम लोग इसको डायग्नोस कर सकते हैं अगर हमारा WBC काउंट नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा इंक्रीज़ है, या कोई एनीमिक पेशेंट है उसमें भी WBC काउंट इंक्रीज़ है, तो उससे भी हमें पता चल सकता है कि इसको स्पेसिफिक टाइप ऑफ ल्यूकेमिया है। इसमें कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे स्प्लीनोमेगाली होने लग जाती है, इनलार्जमेंट हो जाता है लीवर का और स्प्लीन का। स्प्लीनोमेगाली टर्म हम उसी के लिए यूज़ करते हैं, मतलब इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन। इनलार्जमेंट ऑफ स्प्लीन होता है तो उसके कारण सारा प्रेशर स्टमक पे पड़ता है, जिसके कारण वेट लॉस होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट होता है। अगर लॉस ऑफ एपेटाइट होगा तो उसके कारण वेट लॉस होगा ही होगा। फिर माइल्ड फीवर होता है या नाइट स्वेट होता है। क्रोनिक लिम्फोसिटिक ल्यूकेमिया जिसे हम CLL भी कहते हैं, ये स्लो ग्रोइंग ल्यूकेमिया है जो कि अफेक्ट करता है B सेल्स को या बीटा लिम्फोसिटिक सेल को। ये एक स्पेशलाइज्ड WBC सेल को ही अफेक्ट करता है जो कि प्रोड्यूस करते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन। जब ये उन्हीं सेल्स को अफेक्ट कर देगा जो इम्यूनोग्लोबुलिन प्रोड्यूस करते हैं, तो इस कंडीशन में जो पेशेंट है वो CLL से तो सफ़र कर ही रहा है, लेकिन उसके अलावा अगर वो उसको कोई और इन्फेक्शन होता है तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हो पाएगी, और अगर एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं हो पाई उस पर्टिकुलर डिजीज़ या इन्फेक्शन के अगेंस्ट,
तो वो जो नई डिजीज़ से वो सफ़र कर रहा है वो और भी सीवियर फॉर्म ले सकता है। बहुत सारे पीपल में CLL बहुत सालों तक या बहुत मंथ तक स्टेबल फॉर्म में रहता है, और 30% जो पीपल होते हैं वो CLL के साथ डायग्नोस होते हैं जब उन्हें उससे पहले कभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं हुई होती है, और वो बहुत सालों से उसके साथ सर्वाइव भी कर रहे होते हैं। मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि उस पेशेंट को क्रोनिक स्टेज में ही पता चलता है कि वो उसको ल्यूकेमिया है। रिस्क फैक्टर हैं CLL के एज, एक्सपोजर ऑफ सर्टेन केमिकल, जेंडर और फैमिली हिस्ट्री। फैमिली हिस्ट्री भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, क्योंकि अगर फैमिली में किसी को ल्यूकेमिया रहा होगा तो हो सकता है कि आप भी ल्यूकेमिक हो। डायग्नोसिस ऑफ ल्यूकेमिया, इसमें हम चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ ब्लास्ट सेल्स कितनी है ब्लड में या बोन मैरो में। नंबर ऑफ WBC काउंट चेक कर सकते हैं हम। अगर नंबर ऑफ WBC काउंट इंक्रीज़ है तो उसके बाद हम लोग फर्दर टेस्ट कर सकते हैं और कंफर्म कर सकते हैं कि पेशेंट को ल्यूकेमिया है या नहीं। मॉर्फोलॉजी ऑफ ब्लास्ट सेल्स देख सकते हैं हम पेरिफेरल ब्लड में या बोन मैरो में। अगर पेरिफेरल ब्लड में हम लोग स्लाइड बनाकर चेक करते हैं ब्लड की मॉर्फोलॉजी, तो जो ब्लास्ट सेल्स का न्यूक्लियस लार्ज होता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि ये ब्लास्ट सेल्स हैं और हम उसको काउंट कर सकते हैं। साइटोकेमिस्ट्री से भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी पेशेंट ल्यूकेमिक है या नहीं। इम्यूनोफिनोटाइपिंग कर सकते हैं, इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री, फ्लो साइटोमेट्री और कुछ मॉलिकुलर जेनेटिक्स भी कर सकते हैं, जिसमें साउथर्न ब्लॉटिंग, PCR, RT-PCR, WBC काउंट, जिसमें TLC DLC दोनों ही काउंट देखे जाते हैं। बोन मैरो एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अगर पेशेंट की बॉडी में इंक्रीज यूरिक एसिड हुआ तो इसका ये मतलब है कि हाई ल्यूकेमिक सेल सर्कुलेशन में प्रेजेंट है। अगर पेशेंट की बॉडी में LDL कंसंट्रेशन 300 IV पर लीटर से ज़्यादा है तो इससे ये कंफर्म होता है कि पेशेंट ल्यूकेमिक है। ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, जिसमें हम CBC कर सकते हैं या WBC काउंट देख सकते हैं, RBC देख सकते हैं, प्लेटलेट दे सकते हैं। ल्यूकेमिक केस में RBC काउंट डाउन हो जाता है, प्लेटलेट काउंट भी डाउन हो जाता है और WBC काउंट इंक्रीज़ हो जाता है, जिसमें TLC DLC लेवल बढ़ता है। जब TLC DLC लेवल बड़ा होता है तो उसके कारण हमारी बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट WBC की होती है, जिसके कारण RBC और प्लेटलेट बहुत कम अमाउंट में होती है और हमें कम शो होती है। अगर हम इसे डिटेक्ट करते हैं RBC और प्लेटलेट को, तो ये नॉर्मल अमाउंट से कम होता है एनीमिक पेशेंट, ल्यूकेमिक पेशेंट में। बायोप्सी कर सकते हैं, बायोप्सी के थ्रू भी चेक कर सकते हैं कि ल्यूकेमिया है या नहीं है। ये क्रोनिक फॉर्म में होता है ज़्यादातर। और चेस्ट एक्सरे ले सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए कीमोथेरेपी ले सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी ले सकते हैं, स्टेम सेल थेरेपी ले सकते हैं। स्टेम सेल थेरेपी बहुत गुड ऑप्शन होता है। सर्जरी ले सकते हैं, टारगेटेड थेरेपी ले सकते हैं या बायोलॉजिकल थेरेपी ले सकते हैं।